मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। इसलिए मेरे वीडियो आप देखते रहिए और आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बात करता हूँ कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वहाँ पर अनेक पेड़ पौधे हैं, है ना। और उन पेड़ पौधों में आप लोगों ने अनेक रंग बिरंगी फूल भी देखे होंगे, है ना। तो ऐसे पौधे जिनमें रंग बिरंगी फूल होते हैं या पुष्प होते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे पौधे जो पुष्प धारण करते हैं, उन्हें हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। ठीक है ना। जो पुष्प होता है वो जनन अंग है, जो पुष्प है वो जनन अंग होता है, जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इन्हीं पुष्प में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। निषेचन होता है और निषेचन के फलस्वरूप ही जो ये फ्लावर होते हैं ये फल में बदल जाते हैं, यानी फ्रूट में बदल जाते हैं, और फल के अंदर ही बीज का निर्माण होता है। ठीक है ना। फल के अंदर ही बीज का निर्माण होता है। ये जो पुष्प होते हैं ये रंगीन होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं और गंध युक्त होते हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं तो इन आवृत बीजी पौधों के जीवन चक्र को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, यानी कि अल्टरनेट जनरेशन। तो पीढ़ी एकांतरण में दो अवस्थाएं होती हैं। पहली बीजाणुद्भिद अवस्था, इसे स्पोरोफाइट कहते हैं, और दूसरी युग्मकोद्भिद अवस्था, इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। बीजाणुद्भिद अवस्था काफी समय तक होती है, जो 2n यानी द्विगुणित होती है, जबकि युग्मकोद्भिद अवस्था कम समय के लिए n अर्थात आगुणित होती है। ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। बात करते हैं पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, है ना। तो पुष्प के जनन अंग कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम देख रहे हैं यहाँ। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, तो बीजाणुद्भिद अवस्था में ही पौधे में जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इसमें जो तना होता है तो इस तने पर ही पुष्प उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। यानी तने पर ही पुष्प उपस्थित होते हैं। एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं और ये 4 चक्रों को 2 स्पष्ट भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 अनावश्यक चक्र, इसे अननेसेसरी साइकिल कहते हैं, और सेकंड है आवश्यक चक्र, इसे नेसेसरी साइकिल कहते हैं। ठीक है ना। तो अनावश्यक चक्र 2 प्रकार के होते हैं और आवश्यक चक्र भी 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्रीय भाग होते हैं। यहां पर हम फ्लावर की लंबवत काट का एक चित्र बना रहे हैं। उस चित्र के आधार पर हम आपको
अनावश्यक और आवश्यक चक्र को स्पष्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के आधार पर हम आपको अनावश्यक चक्र और आवश्यक चक्र का स्पष्टीकरण करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स, ठीक है ना। इसको कहते हैं दल पुंज, करोला। इसको कहते हैं थैलेमस यानी कि पुष्पासन। इसको कहते हैं पुष्प ग्रंथ, पेडिसेल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अनावश्यक चक्र यानी कि पुष्प के ऐसे चक्र जो लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें हम अनावश्यक चक्र कहते हैं, ठीक है ना। अनावश्यक चक्र दो होते हैं, पहला है आपका बाह्य दल पुंज और दूसरा है आपका दल पुंज। फर्स्ट बाह्य दल पुंज, सेकंड दल पुंज। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखते हैं बाह्य दल पुंज। यह पुष्प का सबसे बाहरी, यह पुष्प का सबसे बाहरी और पहला अनावश्यक चक्र है, पहला अनावश्यक चक्र है, जो प्रायः हरे रंग का होता है। कली की अवस्था में यह पुष्प के अन्य भागों की सुरक्षा करता है, ठीक। और निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात ये झड़ जाता है यानी गिर जाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये फल लगने तक लगे रहते हैं, जैसे बैगन है, टमाटर है, ठीक है ना। इसकी जो बाह्य दल पुंज है, इसकी एक इकाई को हम सेपल कहते हैं। बाह्य दल पुंज की एक इकाई को सेपल कहते हैं, यानी कि बाह्य दल। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड दल पुंज, ठीक है ना। यह पुष्प का दूसरा अनावश्यक चक्र है, यह पुष्प का दूसरा अनावश्यक चक्र है, ठीक है ना, जिसे दलपुंज या अर्थात करोला कहते हैं, ठीक है ना। इसकी एक इकाई को पेटल्स कहते हैं, पेटल्स। एक इकाई, केवल एक है, जिस समूह में हो सो कहलाते हैं दलपुंज, और जब एक की बात करते हैं तो वो कहलाता है पेटल्स।
पंखुड़ी अर्थात दल। जो दलपुंज होते हैं ये रंगीन होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं और गंध युक्त होते हैं। निषेचन के पश्चात ये भी गिर जाते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आवश्यक चक्र की। तो आवश्यक चक्र को दो भागों में बांटा गया है, पुमंग और जायांग। तो देखिए, ये है पुमंग, एंड्रोशियम, ठीक है ना, और ये है जायांग। जायांग, गायनोसियम, ठीक है ना। ये पुष्प के आवश्यक चक्र हैं। तो इन्हें हम लैंगिक चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये पुष्प के लैंगिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है ना। यहां पर फ्रेंड्स हम देखते हैं सबसे पहले पुमंग, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं पुमंग। तो आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि पुमंग, इसकी एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर, इसकी एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं, केवल एक को। समूह को तो हम कहते हैं पुमंग, लेकिन एक इकाई को हम इसकी पुंकेसर यानी स्टेमेन कहते हैं। ठीक है ना। यह पौधे का नर जनन अंग है, नर जनन अंग। यह पौधे का नर जनन अंग है। इसमें दो स्पष्ट भाग होते हैं। इसका ऊपरी फूला हुआ जो भाग है वो कहलाता है परागकोश। जी, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये कहलाता है परागकोश। ठीक है ना, इसी को कहते हैं एंथर। और जो दूसरा ये भाग देख रहे हो ये कहलाता है आपका पुतंतु। पुतंतु यानी फिलामेंट। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि परागकोश और पुतंतु आपस में मिलकर ही पुमंग का निर्माण करते हैं। पुमंग के सबसे ऊपरी फूले हुए भाग को परागकोश कहते हैं। परागकोश की अगर हम अनुप्रस्थ काट का चित्र देखें तो हमें स्पष्ट रूप से कुछ पालियां इसमें हमें दिखाई देती हैं। देख रहे हैं आप कि इसमें हमें 4 पालियां दिखाई दे रही हैं। दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 पालियां होती हैं। ठीक है ना। ये जो लघु बीजाणुधानियां हैं, इनमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं भरी होती हैं। लघु बीजाणु जो मात्र कोशिकाएं हैं, इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही इनमें परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है ना, परागकणों का निर्माण होता है। इसके बाद परागकोश के जो नीचे पतली नलिकाकार संरचना होती है, इसे हम पुतंतु यानी फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं जायांग की। ठीक, यह पुष्प का आंतरिक आवश्यक चक्र है। यह पुष्प का आंतरिक आवश्यक चक्र है जायांग। तो यहाँ पे हम देखेंगे जायांग, ये बना हुआ है सामने, आप देख रहे हैं, ये जायांग है। इसी को हम अंडक कहते हैं। इसी को अंडक कहते हैं। तो जायांग की इकाई कहलाती है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर यानी कार्पल्स। ठीक है ना। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। जो जायांग होता है ये 3 स्पष्ट भागों में बटा हुआ है। इसके सबसे ऊपरी भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र।
यानी स्टिग्मा, ठीक है ना। मध्य वाले भाग को, जो मध्य वाला भाग है इसको स्टाइल कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो निचला भाग है फूला हुआ देख रहे हैं, ये अंडाशय, इसे ओवरी कहते हैं। इसी अंडाशय की आंतरिक भाग में अनेक संरचनाएं होती हैं। अनेक संरचनाएं होती हैं, इन्हें हम गोलाकारी संरचनाएं हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। यानी ओव्यूल, ठीक है ना, जो ओव्यूल कहलाते हैं। अब देखिए एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तिकाग्र। तो जो परागण की क्रिया होती है, तो परागण की क्रिया के फलस्वरूप जो पराग कणों को एकत्र करने का कार्य वर्तिकाग्र करता है, ठीक है ना, जो सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। इसके बाद जो नलिकाकार, मध्य में जो नलिकाकार संरचना होती है, इसको वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं। और अंडाशय यानी कि जायांग का सबसे निचला फूला हुआ जो भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है, जो आगे चलकर फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। इसी अंडाशय में कुछ गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम बीजांड कहते हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। इस प्रकार ये है पुष्प की पूरी लैंगिक संरचना।